चलिए जय स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। सॉरी हम इलाज बाद में करेंगे, लगे कि हाँ ये ज्यादा हो रहा है तो फिर हम क्लास लास्ट होगा तब फिर आपको दाना पानी क्या है मिल जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपने बाग का क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। चलिए जितना पढ़ावे बस उतनी क्या कीजिए बोलिए। चलो निकालिए वो हिस्ट्री निकालिए। हम पढ़ रहे हैं वह कल पढ़े थे जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण पढ़े? जर्मनी का एकीकरण, जहां जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। और उत्तरी जर्मनी पर कौन सा, प्रोटेस्टेंट धर्म, जबकि दक्षिणी जर्मनी पर कैथोलिक धर्म संप्रदाय को धर्म के लोग थे स्थित थे, जहां पर सामाजिक आर्थिक धार्मिक और आर्थिक विषमता क्या था, मौजूद था, जिसके कारण वह जर्मनी एकीकरण नहीं हो रहा था। तो वहां का शासक रूस और कहाँ का रसा का ना, रसा का शासक कौन था, विक्टर नेपोलियन तृतीय। कौन था, नेपोलियन तृतीय ना जी। कौन था, फ्रेडरिक विलियम न था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उसके मृत्यु के पश्चात विलियम कौन बना, विलियम प्रथम। विलियम सिर्फ था, कौन बना, विलियम। और विलियम जो था राष्ट्रवादी व्यक्ति था और वह चाहता था कि हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो, हमारा जर्मनी क्या हो, एक हो। इसलिए वह अपने शासनकाल में बिस्मार्क को अपना क्या बना दिया है ना, हाँ, जर्मनी का चांसलर बना दिया, जर्मनी का। और बिस्मार्क जो था क्या राष्ट्रवादी था और वह चाहता था कि वह कूटनीतिज्ञ भी था, वह चाहता कि जर्मनी का क्या हो, एक हो। लेकिन यह भी जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के साथ युद्ध नहीं होगा तब तक हमारा जर्मनी एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए वह कूटनीतिज्ञ के माध्यम से पहले वह किससे दोस्ती करता है, फ्रांस से दोस्ती करता है। उसके बाद लास्ट में किससे, ऑस्ट्रिया पर भी आक्रमण करके पूरा जर्मनी को क्या, फ्रांस से फिर पूरा जर्मनी क्या कर देता है, एकीकरण कर देता है ना। कौन, बिस्मार्क। और इस जर्मनी को एकीकरण करने के लिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। रक्त और लौह की नीति को क्या किया था, अपनाया था। हाँ, हिगेल से भी क्या था हुआ, प्रभावित था। चलिए आगे हम आगे निकालिए। अगला टॉपिक जो दिया हुआ है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। परीक्षा में पूछेगा हुआ, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या बनेगा बुआ, हाँ।
यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की क्या करे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की क्या करे? संग्राम की बउआ चर्चा करे, चर्चा करे। इसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझाएं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर व्याख्या करें, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को स्पष्ट करें, है ना। कुछ भी दे सकता है। तो चलिए, कल बताए थे कि वो यूनान उस समय का, जिस समय यूरोप महादेश में आंदोलन चल रहा था, राजतंत्र को, नींव को उखाड़ फेंकने का जो आंदोलन चल रहा था, राजतंत्र की सत्ता को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय यूनान भी वह किसी के अधीन था? वह किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। लेकिन उस समय जो यूनान था वह सभी देश, यूरोप महादेश के लगभग सभी देश, यह प्रेरणा स्रोत था। कैसा स्रोत था? प्रेरणा स्रोत था। कौन? यूनान। क्यों? यह ज्ञान के क्षेत्र में आगे था, विज्ञान के भी क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में, तो सभी वह इसी से ज्ञान लेकर, यूनान से ही ज्ञान लेकर सब सीख रहा था और विकसित हो रहा था। लेकिन वह एक छोटा सा देश कौन है? तुर्की है। एक छोटा सा देश कौन है? तुर्की है। तुर्की देश जो है यूनान पर क्या किया हुआ? वह कब्जा किया है। यूनान पर क्या किया हुआ? कब्जा किया हुआ। यूनान पर क्या किया हुआ? कब्जा हुआ। तब वह यूनान के लोगों ने भी आंदोलन करना स्टार्ट किया, लेकिन बार बार यह क्या कर देता था? दबा देता था। कौन? तुर्की। एक बड़ी घटना तब हो गया जब यूनान के खलीफा को, यूनान के खलीफा को ये तुर्की सेनानियों ने खलीफा को अपमानित किया। क्या किया? अपमानित किया और बेइज्जत किया, है ना। और क्या किया? गद्दी से बेदखल कर दिया। गद्दी से क्या कर दिया? बेदखल कर दिया, मतलब हटा दिया। लेकिन यह जो खलीफा था पूरा यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था, यानी एक मेन आदमी था। और यह जो खलीफा भारतीय लोगों के लिए भी, कौन लोगों के लिए? भारतीय लोगों के लिए भी क्या था? यह भारतीय लोगों का भी यह जो खलीफा था धर्म गुरु मानते थे। मतलब हाँ, मुस्लिम समुदाय, कौन सा समुदाय है? मुस्लिम समुदाय अपना गुरु मानते थे या खलीफा मानते, जो भी मानते थे। तो वह इसको भी बउआ बहुत गुस्सा आया। किसको? भारतीय मुसलमान को। और ये और घटना और बुरी तरह यह हो गया कि यूनान के एक महान कवि, उस कवि का नाम है लॉर्ड बायरन व्यक्ति को या तुर्की सेनानी ने इसे मार दिया। क्या कर दिया? वह और आंदोलन उग्र हो गया, जिसके कारण यूनान और तुर्की के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। और तुर्की के तरफ से सिर्फ मिस्र देश शामिल होता है। कौन सा देश शामिल होता है? मिस्र देश शामिल होता है। जबकि यूनान के तरफ से अन्य यूरोपीय देश, है ना, हाँ, अन्य यूरोपीय देश शामिल होता है, जिसके कारण वह तुर्की को क्या होता है? जबरदस्त क्या होता? हार होता है। जबरदस्त क्या होता? हार होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। इसे क्या बोलेंगे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। चलो देखो, बुक देखिए, पढ़ते हैं क्या करा। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, टॉपिक है, देखिए। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा। अतीत मतलब इतिहास, मतलब पुरानी, जो प्राचीन काल होगा किसका? यूनान का। बहुत गौरवमय रहा, जिसके कारण उसे पश्चाताप का मुख्य श्रोता माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्य के प्रगति में, या विचार के क्षेत्र में, या दर्शन के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों में उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। यानी यूरोप महादेश के लगभग सभी देश इससे वो सीख ले रहा था। किससे? यूनान से। किससे सीख ले रहा था? यूनान से।
लेकिन वो और सुनिए, पुनर्जागरण के काल में ही, चलिए पुनर्जागरण काल कब स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण काल कब स्टार्ट हुआ? हाँ 19वीं शताब्दी। लेकिन कौन सी क्रांति जिससे भड़काया? हाँ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पुनर्जागरण काल का क्या है? देन है। परीक्षा में पूछेगा कि पुनर्जागरण का काल कौन सी क्रांति का देन है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की परीक्षा में आएगा कि पुनर्जागरण का काल कौन सी क्रांति की देन है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। आगे सुन देखो, पुनर्जागरण के काल में एक पुनर्जागरण मतलब एक नया काल, एक नया समय, एक नया तारीख बदलेगा। हमारे बीच में जो पुराना जो जंजीर से जकड़ा हुआ था, वो जंजीर को अब तोड़ेंगे, एक नए समाज का निर्माण करेंगे, एक नए परिवेश में प्रवेश करेंगे, एक नए वातावरण, एक स्वतंत्र भरी जिंदगी में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। एक नया काल जो पहले था, अब वो काल से हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। यानी कि उस समय राजा का शासन था। कैसा शासन था? राजा के तंत्र को, नींव को उखाड़ फेंकना और उसके उस पर है ना संवैधानिक के अनुसार नियम बनाना, यही क्या हुआ? एक नया काल, एक नया युग बनाने वाले हैं। तो यही क्या हुआ? पूरा यूरोप महादेश के लिए तो ये कौन सा क्रांति की देन है? 1700। आखिर 1789 क्रांति की तीन मांग था, स्वतंत्रता मतलब नया समय हो गया, समानता, बंधुत्व। ये क्या हुआ? ऐसा पहले नहीं था, ऐसे पहले नहीं था। 1789 क्रांति पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये क्रांति हुआ सबसे पहले फ्रांस से पूरा यूरोप महादेश में फैलाया। इसीलिए से बोलेंगे कौन सा काल? पुनर्जागरण काल। कौन सा काल? आगे सुनिए, पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू किया। इन्हीं यूनान देश से लेकर सभी ज्ञान विज्ञान जितना भी क्षेत्र था, यह तरक्की किया, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के क्या था? अधीन। तुर्की साम्राज्य के क्या था? परीक्षा में पूछेगा यूनान किसके अधीन था? तुर्की के अधीन। यूनान किसके अधीन था? परीक्षा में पूछेगा पहला क्वेश्चन, यूनान किसके अधीन था? 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 तुर्की देश। कौन सा देश हुआ? तुर्की देश। तुर्की देश। पैराग्राफ चिन्ह देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। कोई भी देख रहे हैं, कोई भी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, जर्मनी पढ़ रहे हैं, इटली के बारे में, तो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत कौन सी क्रांति रहा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 की। उसी को काल को बोलेंगे पुनर्जागरण काल, जहां पहली बार मुद्दा यह उठा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पहली बार यह क्रांति ने एक मांग रखा। वह मांग क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी राजा के शासन को क्या करना? हटाना। उस पर एक संवैधानिक नियम बनाना, संविधान के अनुसार चले, गणतंत्र के अनुसार चले। किसके अनुसार? चलिए आगे देखो, पैराग्राफ चेंज। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इसकी पहचान एक थी। किसकी पहचान एक थी? यूनान के। लेकिन तुर्की जाके बांटना चाह रहा था कि मेरा धर्म अपनाओ, जबरदस्ती कह रहा जाकर के। तो बताओ गुस्सा हुआ कि नहीं? यहाँ पर क्या करा? फिर से पैराग्राफ समझो। वह फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि जो यूनान था, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। लेकिन परंतु फलता तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे ना। ये कह रहा था कि हमारा धर्म अपनाओ, हम जो कहेंगे वैसा करो। कौन कह रहा था? तुर्की। किसको कह रहा था? यूनान को कह रहा था। इसके लिए इन्होंने हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। खास इंपोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसके लिए इन्होंने हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। चलिए, हिटेरिया फिलाइक नामक, परीक्षा में पूछेगा किसने किया हुआ?
ओडेसा नामक स्थान पर। हाँ, कौन? तुर्की। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2, हितेरिया फिलाइक नामक, हाँ, संस्था की स्थापना। हितेरिया फिलाइक नामक, सब अंडरलाइन करते चलना है, समझ गया ना? अंडरलाइन क्या करते हैं, चल। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना। हितेरिया फिलाइक नामक, हाँ, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना। संस्था की स्थापना, संस्था की स्थापना कौन सा स्थान पर हुआ? ओडेसा नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर? ओडेसा नामक स्थान पर, है ना? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुआ? ओडेसा नामक। यूनान किसके अधीन था? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कौन सा स्थान पर हुआ? ओडेसा नामक स्थान पर। ओडेसा नामक स्थान पर। ओडेसा नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कृत कर उसे स्वतंत्र बना। अच्छा सॉरी, यह यूनानियों ने स्थापना किया था। किसने किया था? वो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? यूनानियों ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बउआ की यूनान जो तुर्की जो शक्तियां थी उसे निष्क्रिय कर देना, मतलब समाप्त कर देना। क्या कर देना? हाँ, वह हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का जो उद्देश्य था, बताइए कि इसका उद्देश्य था क्या? कौन सा उद्देश्य था? तुर्की, हाँ, तुर्की शक्ति को निष्क्रिय कर देना। तुर्की शक्ति क्या करना? निष्क्रिय मतलब हुआ समाप्त। निष्क्रिय मतलब या निष्कासित में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निष्कासित मतलब हटाना, निष्क्रिय मतलब समाप्त भी बोल सकते हैं, है ना? तुर्की शक्तियां को निष्कासित करना। क्या करना? अनिबुआ तुर्की शक्तियां जो था यूनान में उसे हटाना, उसे क्या करना? कौन सी संस्था का जो मूल उद्देश्य था? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था। हितेरिया फिलाइक नामक जो कहाँ स्थापना किया था? ओडेसा नामक स्थान पर। किसने किया था? यूनानियों ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि तुर्की शक्तियां को हटाना, खत्म करना, अंत करना, पतन करना। आगे सुनो। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। कौन सा वर्ग का? मध्यम वर्ग। अब देखो, अब पूरा चैप्टर में, पूरा हिस्ट्री में वर्ग आएगा, एक वर्ग आएगा मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? अभी पहला चैप्टर जब से पढ़े जब तक मध्यम वर्ग आया है अभी तक पहली बार शब्द आया है मध्यम वर्ग। यहाँ पर कौन सा वर्ग आया है? अभी पूरा हिस्ट्री में रहेगा ललीपॉप। कौन? मध्यम वर्ग। और सभी आंदोलन में जो प्रमुख रूप से भूमिका निभाएंगे कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। इसमें ही किसान रहेंगे, मजदूर रहेंगे, वकील रहेंगे, जितना भी लोग रहेंगे वो मध्यम वर्ग। तो सभी आंदोलन में प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाएंगे कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? देखो इस समय क्या हो रहा था यूनान में मध्यम वर्ग हुआ। यूनान में किस कहाँ हुआ? यूनान में कहाँ हुआ? हाँ, यूनान में मध्यम वर्ग का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। यूनान में मध्यम वर्ग का क्या हो रहा था? यूनान में कौन सा वर्ग का उदय हो रहा था? हुआ मध्यम वर्ग का। कौन सा वर्ग का? मध्यम वर्ग का। कौन सा हुआ? मध्यम वर्ग का। हाँ चलिए आगे सुनिए, पैराग्राफ चेंज। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, क्योंकि उस समय यूनान वो ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे था। कौन? यूनान। क्या करा? देखो, यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन। इंग्लैंड का महान कवि कौन है? यूनान के महान कवि कौन है? लॉर्ड बायरन। यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? यानी कि तुर्की शहीद हो गए। क्या हो गए? यानी तुर्की जब आंदोलन किया तो वो यूनान के एक महान कवि लॉर्ड बायरन की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। उधर रूसी भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की एक स्वतंत्र का पक्षधर था। यानी रूस भी नहीं चाह रहा था, रूस भी कि वो यूनान में तुर्की का शासन रहे, मतलब ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस समय यूनान सभी देश के लिए क्या था? प्रेरणा स्रोत था। पैराग्राफ चेंज आगे।
ईरान में विस्फोटक की स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा, जब तुर्की यानी तुर्की सैनिकों द्वारा, तुर्की सैनिकों द्वारा क्या किया गया, देखो क्या किया गया हुआ, यूनानी तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को, संलग्न मतलब शामिल लोगों को, जो भी यूनान के लोग, जो सैनिक जो शामिल था, वह उन्हें बुरी तरह से कुचलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कौन शुरू कर दिया? तुर्की ने। कौन लोगों को? यूनानी लोगों को। फिर 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था। रूस का एक अलेक्जेंडर था। कौन था? पूरा नाम है जार अलेक्जेंडर। जार ये कहाँ का था? रूस के थे, लेकिन ये भी चाह रहे थे कि वह यूनान में राष्ट्रीयता की भावना हो। परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाह रहा था। कौन? रूस के, हाँ, जार अलेक्जेंडर। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। खुलकर यूनानी क्या किया? समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? तो 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, 1826 में ब्रिटेनिया और रूस के बीच, ब्रिटेनिया और रूस के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद के मध्यस्थ करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां, फ्रांस का राजा उस समय कौन था? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स है, अब तो कोई क्रांति हो रहा 1832 में, उस समय 1830 में था, तो चार्ल्स 10वां ही था। कौन था? हाँ, तो वह फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। फिर 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ हो गया। कौन कौन से देश तुर्की के खिलाफ हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। हाँ, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। वह यूनान की तरफ से 3 देश शामिल हुआ। कितना देश? कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवार्नियों की खड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित कर दिया। यानी इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना और रूस की सेना तुर्की के खिलाफ कर दिया। किसके खिलाफ है? तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र सेना आई। कौन सी सेना आई? हाँ, तुर्की के समर्थन में सिर्फ कौन सा सेना आया? मिस्र सेना आया। यह युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हुआ और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुआ। यह था ऑब्जेक्टिव में। चलिए परीक्षा में पूछेगा, एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? 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 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? 1829 में, जिसके तहत तुर्की का नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को सत्ता देने की बात हुई। यानी कि तुर्की क्या हो गया? तुर्की शासन खत्म हो गया। परंतु यूनानियों राष्ट्रवादियों ने संधि के बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस का प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाकर बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या कर दिया गया? घोषित किया गया। वह यूनान संपूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? तो परीक्षा में पूछेगा, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? 1832 में। 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। उसके बाद बवेरिया के शासक और ओटो को, किसको हुआ? ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। चलिए अब हंगरी के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा देश है,
आज चैप्टर को क्या कर देना है, दैन खत्म कर देना है। चलिए अगर परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आएगा परीक्षा में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे, तो कैसे लिखेंगे बताओ। इधर सुनो, देखो कैसे लिखेंगे। यूनान का वह अपना गौरवमय क्या रहा, इतिहास रहा। लिखेंगे यूनान का अपना गौरवमय क्या रहा, इतिहास रहा। यूनान का अपना गौरवमय क्या रहा, इतिहास रहा। उस समय यूनान लगभग सभी देशों के लिए क्या था, प्रेरणा स्रोत था। सभी देशों के लिए क्या था, प्रेरणा स्रोत था, क्योंकि इसी देश से लोग ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से ज्ञान लेकर आगे हो रहा था, विकसित हो रहा था। लेकिन बाबा यूनान पर एक छोटा सा देश कौन कब्जा किया हुआ था, तुर्की देश क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। तुर्की देश क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। कौन सा देश, तुर्की देश। और जब जब भी आंदोलन होता था तो तुर्की सैनिकों ने वो ऐसे क्या कर देता था। और जब जब 1800 कब पुनर्जागरण काल हुआ, कौन सी काल, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति भी यूनानियों के लिए क्या रहा, प्रेरणा स्रोत रहा। यहाँ भी राष्ट्रीयता की लहर क्या हुआ, जोर पकड़ लिया। कहाँ, यूनान में। कहाँ, यूनान में। कहाँ, यूनान में। कहाँ, यूनान में। और हुआ, और ये घटना बुरी तरह, और जब हो गया, जब यूनान के खलीफा को, यूनान के खलीफा को क्या किया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया और गद्दी से बेदखल किया गया। उस समय भारत में रह रहे कौन, भारतीय मुसलमान को भी यह बात क्या लगा, बुरा लगा। और बुआ और तुर्की सैनिकों द्वारा तुर्की सैनिकों द्वारा शामिल लोगों को, यूनानियों को क्या किया, बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। और वहां के एक महान कवि कौन था, लॉर्ड बायरन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में ही क्या हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु क्या हो गया, शहीद हो गए। तब बउआ यहाँ पर क्या हुआ, यूनान के तरफ से 3 देश शामिल होता। कौन कौन सा देश, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और तुर्की की तरफ से सिर्फ मिस्र शामिल होता है, जिसके कारण दोनों में आंदोलन होने के पश्चात तुर्की का जबरदस्त क्या होता है, हार होता है। यूनान को 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है। हम लिखेंगे इसे, समझ गया ना। चलिए यहाँ ऊपर देखो, बोर्ड पर चलिए। तो यूनान सभी देशों के लिए क्या था, प्रेरणा स्रोत। कौन कौन से क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। यूनान के खलीफा को क्या किया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, गद्दी से बेदखल हुई। यूनान के एक महान कवि कौन थे, लॉर्ड बायरन। यूनान के एक महान कवि कौन थे। इनके मृत्यु के पश्चात भारतीय मुसलमानों को भी यह बात क्या लगा, बुरा लगा। क्या लगा बुआ, जिसके कारण तुर्की और यूनान के बीच युद्ध होता है। तुर्की की तरफ से कौन सा देश शामिल होता है, तुर्की की तरफ से कौन सा देश शामिल होता है, जबकि यूनान की तरफ से कितना देश, 3 देश। कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और जिसके कारण वह तुर्की क्या होता है, जबरदस्त हार होता है। जबरदस्त क्या होता है, हार होता है। इस प्रकार यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित होता है, 1832 में। यूनान किसके अधीन था, तुर्की के। यूनान किसके अधीन था, तुर्की के। हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कौन सा स्थान पर किया गया, ओडेसा नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर, ओडेसा नामक। इनका उद्देश्य क्या था कि तुर्की शासन को हटाना, तुर्की सत्ता क्या करना, हटा, निष्कासित करना। ये निष्कासित करना, क्या करना, निष्कासित करना, निष्कासित करना। चलिए, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुआ, 19 में। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुआ, 1829 ईस्वी में। बस हो गया, हुआ। जाएगा, जाए फिर आ जाना। चलिए देखिए यहाँ पर
हंगरी, किसके बारे में पढ़ेंगे? हंगरी के बारे में। छोटा छोटा जो टॉपिक दिया हुआ सब यूरोप महादेश का हिस्सा है। कौन सा महादेश का? वो इससे क्वेश्चन लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, खत्म करना है। चलिए हंगरी के बारे में पढ़ो, छोटा सा टॉपिक है। हंगरी देश कौन सा देश है वो? चलिए हंगरी के बारे में देखिए। चलिए देखिए, वह राष्ट्रवादी भाव, क्योंकि वो सभी के लिए अगर कोई प्रेरणा स्रोत था तो कौन सी क्रांति? कौन सी क्रांति? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। सभी यूरोप महादेश के लिए अगर कोई देश प्रेरणा स्रोत था तो कौन सा क्रांति? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब इसका प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, इटली पर पड़ा, यूनान पर पड़ा, जबकि वो पूरा यूरोप महादेश पर पड़ा। यूरोप महादेश के साथ साथ हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर में भारत पर भी पड़ा, एशिया महादेश पर भी पड़ा। कौन सा महादेश पर? चलो पूरा देश के लिए पर पड़ा। चलिए देखिए, तो हंगरी के बारे में पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता रहा। क्योंकि यहाँ भी बताइए, जहां पर बताओ जनता का शासन रहेगा तो कौन नहीं चाहेगा? बताइए, यहाँ पर एगो पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, और एक ऐसा नियम आ जाए, एक ऐसा नियम आ जाए जहां पर सभी लोगों का अधिकार हो, तो बताओ कौन नहीं चाहेगा कि सभी लोगों का अधिकार हो? सब चाहेगा। पर्सनल व्यक्ति का चाहेगा? पर्सनल व्यक्ति के लिए चाहेगा नहीं। चलिए, कोई नहीं चाहेगा कि हम पर किसी का शासन रहे, हक और अधिकार रहे, जो कहे उसके अंडर में रहे। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वह इसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। देखिए यूनान पर भी पड़ा, सॉरी हंगरी पर भी पड़ रहा है कि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी पर भी नजर आता दिखाई पड़ा। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभुत्व था। देखो उस समय जब फॉर्म में था कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था। कौन था? ऑस्ट्रिया। फ्रांस पर वही है, इटली पर वही है, और जर्मनी पर वही है, वही है। तो हंगरी पर भी कौन है? ऑस्ट्रिया देश। कौन सा देश है? देखो राष्ट्रवादी भावना का प्रसार के रूप हंगरी पर भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व रहा, पूर्ण प्रभुत्व रहा। 1848 की क्रांति पढ़े थे, फ्रांस की 1848 क्रांति, वो हम पढ़े थे फ्रांस की 1848 की क्रांति। फ्रांस की 1848 की क्रांति ने पूरा फ्रांस में बउआ राजा का शासन ही क्या कर दिया? अंत कर दिया। राजा का शासन ही क्या हो गया? यानी कि राजतंत्र क्या हो गया? खत्म, पतन हो गया। राजतंत्र क्या हो गया? पतन हो गया। राजतंत्र क्या हो गया? और इसके अनुसार संवैधानिक राजतंत्र आया। कैसा तंत्र आया हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। कैसा तंत्र आया हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र संविधान के अनुसार चलेगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था रहेगा। हाँ होगा संवैधानिक। चलिए ठीक है। तो अब देखो 1848 की क्रांति का प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गया। कहाँ? हंगरी में। कहाँ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। परीक्षा में पूछेगा कि हंगरी की राजधानी बताइए। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। परीक्षा में पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। आगे देखो, अब देखो 1848 की जो क्रांति हुआ फ्रांस में, इसका प्रभाव सीधा सीधी देखने को कहां पर पड़ रहा हुआ? हंगरी पर। कौन सा देश पर हुआ? हंगरी पर। और यहाँ पर भी किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रिया का। कौन सा देश का हुआ? ऑस्ट्रिया का। कौन सा देश का? ऑस्ट्रिया का। कौन सा देश का? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। आगे देखो, और यहाँ पर भी किसका था? ऑस्ट्रिया ही था। चलिए देखो, ये जहां आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कोसुत जो था वह क्या था? लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक। जो कहाँ के है बुआ? हंगरी के। कौन है बुआ? कोसुत। परीक्षा में पूछेगा कोसुत। कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? वह कोसुत। ऐसे कोसुत कौन था? बताओ। लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कोसुत कौन था? लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक।
लोकतांत्रिक विचारों का बउआ समर्थक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक। यानी ये भी चाह रहा था कि हंगरी में हमारा लोकतंत्र की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो? हाँ, वो उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन। देखो अब चलो फ्रांस में चलिए, हम पढ़े थे 1848 की क्रांति का शासक उस समय लुई फिलिप था। 1848 क्रांति कौन हुआ? फ्रांस की क्रांति नहीं। इस समय जो शासक था फ्रांस के कौन था? लुई फिलिप था। लुई फिलिप था। ये भी नहीं चाह रहा था कि हमारा फ्रांस में क्या हो, एकीकरण हो, फ्रांस में राजतंत्र हटे, नहीं चाह रहा था। लेकिन इसके पश्चात भी फ्रांस में क्रांति हुआ और लुई फिलिप को कहां भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। अब वह एक क्रांति हंगरी के लिए मोटिवेशन का काम किया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा कि वह फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन को और विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई अधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों में जनता पर पड़ा। हंगरी के जनता पर ऑस्ट्रिया दोनों देशों पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू होने लगा। कहाँ होने लगा? हंगरी में राष्ट्रीयता के आंदोलन शुरू होने लगा। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बात मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद यानी संवैधानिक के अनुसार, मतलब कि यहाँ पर सरकार बनेगा, मंत्रिपरिषद का मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया। प्रेस मतलब समाचार पत्रों का। अब वहां पर होता था कि जो हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब जो ऑस्ट्रिया था, मतलब जे छापे कहेंगे वही छापना कहेगा। अगर समाचार पत्र में राष्ट्रवाद की भावना को उभारने की बात हो रहा है तो क्या होगा? बैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब इसे छापने नहीं देंगे। ये स्वतंत्रता नहीं था उस समय। प्रेस को यह स्वतंत्रता नहीं था। अगर प्रेस में, समाचार पत्र में, पेपर, अखबार में अगर कोई बात ऐसा लिखा हुआ जिसके कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभरे तो यह नहीं होता था पहले। ऐसा नहीं होता था। यानी अखबारों पर स्वतंत्र बैन लगा हुआ था कि कोई भी अगर राष्ट्रीयता की भावना की बात हो तो वह नहीं लिख सकता है, अपना विचार को नहीं फैला सकता है। लेकिन इसके पश्चात वह क्या हुआ? प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया। प्रेस को क्या दिया गया? स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट यही नहीं, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय असीमता प्रदान किया। तो परीक्षा में से एक वो पूछेगा हंगरी से कि वो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। फिर वो ये पूछेगा कोसुत कैसे विचारों का था? लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक। इतना गहरा इसलिए पूछेगा। हाँ। कहाँ हुआ था बैठक? बुडापेस्ट में। चलिए अब छोटा सा देश एक पोलैंड है। कौन है बुआ? पोलैंड है। छोटा सा देश कौन है? पोलैंड है। देखिए पोलैंड, ये भी कौन सा महादेश का हिस्सा है? बताओ। ऐसो अंदाजे उतना पढ़ रहे श्रेणी क्रम। बताओ इसका भी प्रभाव पोलैंड का प्रभाव किससे मोटिवेशन? सब पुनर्जागरण काल का दिन है। किसका? हाँ, पुनर्जागरण काल का क्या है? दिन है। और देखो पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। यानी अब यहाँ पर हुआ पोलैंड पर रूस का शासन है। किसका शासन हुआ? रूसी शासक है यहाँ पर। अब इसके विरुद्ध भी आवाज उठना शुरू हो गया। 1830 की क्रांति बताया। 1830 क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? चार्ल्स दसम। कौन था वो? चार्ल्स दसम। अब देखिए कि पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ भी उदारवादियों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पूर्ण रूप से अच्छा से नहीं विकसित हुआ। अब एगो देश है बोहेमिया।
कौन है बुआ? ये तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पोलैंड पर किसका हस्तक्षेप है, तो रूस का। आगे देखिए बोहेमिया, अगला कौन सा देश है? बोहेमिया। कौन सा देश है? बोहेमिया। कौन सा देश है? कौन सा देश है बुआ? बोहेमिया। देखिए तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, आने के वो बताइए बोहेमिया पर किसका शासन है? ऑस्ट्रिया का। कौन सा देश का? ऑस्ट्रिया देश का। कौन सा देश का अंतर्गत था? में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति, बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक मात्रा में चेक जाति स्वतंत्रता शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया क्रांति द्वारा क्रांतिकारियों की शक्ति से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धि अस्थायी न रह सके। यहाँ पर भी वो ऑस्ट्रिया के शासन है। किसका शासन है? परिणाम, अब देखिए पूरा परिणाम रिजल्ट दिया है, पूरा परिणाम देखो। अब कंक्लूजन यहाँ दिया है। अभी पूरा चैप्टर जो पढ़ लिए, पूरा चैप्टर क्या करने हुआ? पढ़ लिए। अब यहाँ पर पूरा यूरोप महादेश, यूरोप महादेश की आंदोलन, यूरोप महादेश की आंदोलन का निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? मुख्य रूप से यहाँ पर जो पढ़े वो कौन सा देश के बारे में? फ्रांस के बारे में। किसके बारे में? फ्रांस में क्रांति, उसके बाद इटली में क्रांति, इटली की क्रांति, उसके बाद हुआ जर्मनी की क्रांति। कौन सी क्रांति हुआ? जर्मनी क्रांति। एगो छोटा सा कौन था? यूनान की क्रांति। यूनान की क्रांति मुख्य रूप से यही चारों देश है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान। अभी ऑस्ट्रिया क्या एकीकरण इसके बारे में न पढ़े हैं? ऑस्ट्रिया बुआ यूरोप महादेश। कौन सा महादेश? ये चारों क्रांति ने पूरे यूरोप महादेश में कौन सा एक नया आवाम दिया? देखो यहाँ पर कंक्लूजन में रूप में दिया, देखो। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, अगला चैप्टर में काम करेगा ये वाला बात, परिणाम वाला। देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ में ही आरंभ हो गया था। पता ही बताओ, इसे बताने की जरूरत है। वह इसका स्टार्ट जो राष्ट्रीयता की जो भावना का उभार हुआ, विकसित हुआ, वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलप हुआ, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, नींव हुआ, कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति से आरंभ हुआ। देखो जो मूर्त रूप से में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया, पूरा यूरोप को एकीकरण करने के लिए सामने आया, फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राष्ट्र का उदय हुआ। बड़ा देश, छोटा देश का उदय हुआ इस क्रांति में। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। चलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल रहा है, मतलब लास्ट बोल रहा है। उत्तरार्ध मतलब बाद ना, वह 1850 से लेकर 1850 से लेकर वो 1899 तक, इसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। वह पूरा लास्ट तक जाते जाते पूरा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कर दिया था? विकसित कर दिया था। चलिए प्रत्येक राष्ट्र मतलब देश की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। नहीं, वह इतना क्रांति हुआ कि वह यूरोप के लोग अब ऐसा हो गया कि प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए राष्ट्र ही प्रथम हो गया। राष्ट्र क्या हो गया? प्रथम। राष्ट्र क्या हो गया? यानी हमारा जब तक देश सुरक्षित है, देश पर स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, तब तक हम क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। अगर ये तीनों न रहे तो हम सब सुरक्षित नहीं है। तो सभी लोगों में ये विचारधारा पनप गया। कौन सी क्रांति ने? यूरोप की क्रांति ने, पूरा यूरोप की क्रांति ने। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया, देश ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। अगर कोई भी आएगा तो हम अपने देश के लिए मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ये क्रांति ने ये नया आवाम दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। अब देखो हम पहला अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रवाद। क्या पढ़ रहे हैं? खाली राष्ट्र के बारे में सोचेगा, देश के बारे में। अब देश तो ठीक है, अब देश तो
अब देश ठीक हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर जो एक नया प्रवृत्ति के लोग जन्म होंगे, अब वो साम्राज्यवादी लोग होंगे। कौन सा लोग हुआ? है ना, साम्राज्यवादी लोग यानी वह समाज के बारे में सोचेंगे। अब हर तबका के बारे में देखेंगे कि कौन सा लोग किसको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, कहा जाति में भी लोग में भी किसका स्थिति खराब है, किसका स्थिति ठीक है, कौन उस पर कब्जा किया हुआ लोग पर। तो अब साम्राज्यवादी यानी कि अब यहाँ पर इंडस्ट्री की स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? अब आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे इंडस्ट्री मतलब कल कारखाना, फैक्ट्री। अब आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके विकास में? अब आर्थिक स्थिति किसका ठीक है, मतलब अब यहाँ पर तो पूर्ण रूप से अभी जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर सिर्फ कैसे राजा के शासन से क्या करना, हटना है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ेंगे साम्राज्यवादी, अब यहाँ पर इंडस्ट्री होगा, कल कारखाना, फैक्ट्री लगेगा। अब वहां पर लोगों को क्या किया जाएगा, काम को घंटा अधिक रहेगा, काम का घंटा क्या होगा, अधिक होगा, उसका जो वेतन होगा, पारिश्रमिक इनकम होगा वो भी कम रहेगा। तब यहाँ पर धीरे धीरे एकदम एंट्री मारेंगे साम्राज्यवादी लोग। अब उसके लिए फॉर्म में आएंगे और लड़ाई करेंगे। क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो जनता को ऐसे हो रहा है, दुख हो रहा है, काम अधिक हो रहा है और काम का घंटा भी अधिक है और इसको वो अच्छी से भोजन भी नहीं दे रहा है और जो इनकम है पैसा भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा, नहीं दिया जा रहा है। तो ये भावना को दबाएंगे, इसके लिए आंदोलन करें। कौन कौन से लोग करेंगे? हाँ, अगला चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पर से फिर से पढ़ो परिणाम से, देखो फिर से शुरू से पढ़ते हैं। क्या हो रहा है कि यूरोप में, फिर से आराम समझे, कंक्लूजन वो मेन होता निष्कर्ष पूरा चैप्टर का दिया हुआ है। देखो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हो चुका था, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्य का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद के प्रभाव से राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता, प्रत्येक देश की जनता, प्रत्येक यूरोप के देश की जनता यह चाहने लगा कि शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ है। शासक के लिए वो उनका राष्ट्र ही क्या है, सब कुछ है। यानी वो आपको सभी लोगों में अब जनता के मन में यह बैठ गया कि सबसे पहले हमारा देश है, सबसे पहले हमारा क्या है, देश है। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें अब साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का क्या हो गया, प्रादुर्भाव होने लगा। यानी अब समाजवादी विचारधारा वाले लोग क्या होंगे, जन्म लेंगे। कार्ल मार्क्स लेंगे, लुई वला लेंगे, रॉबर्ट ओवन आएंगे, सेंट साइमन आएंगे। ये सभी महान साम्राज्यवादी लोग क्या आएंगे, एंट्री मारेंगे और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। किसके लिए? समाज के लिए। देखो आगे देखिए, हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी। तब ये ना, क्योंकि कौन सी क्रांति, इंडस्ट्री। अब देखो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे लड़ाई इंडस्ट्री कारण होगा। इंडस्ट्री, औद्योगिक क्रांति में जो काम कर रहा मजदूर, उसकी स्थिति दयनीय है, अच्छा उसके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। जितने कि अन्य कारण थे, इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीका देशों को अपना निशाना बनाया, जो यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किया। अब देखो, अभी हम पहला चैप्टर में इतना ही पढ़े कि कोई भी देश हुआ खाली शासन कर रहा, लेकिन अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए नहीं। उपनिवेश था अभी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए चाह रहा था कोई नहीं। लेकिन यहां पर आएगा कि एक दूसरा देश पर जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री है, अपना इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा वह चाहेगा कि हम लाभ कमाएं। क्या कमाएं, प्रॉफिट हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर रहा, देखो धीरे धीरे बता रहा है अगला चैप्टर के बारे में कि किस प्रकार स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है कि जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, इन उपनिवेशों के शोषण ही औद्योगिक क्रांति का आधारशील टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया। ओटोमन कहाँ का, यूनान का था ना। ओटोमन ध्वस्त हो गया और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध में अखाड़ बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरना पूरे विश्व को एक जागरूक बनाया
क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का ही प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीका, एशिया उपनिवेशों में विदेशी सत्ता खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर जोर पकड़ ली। और इसका ही मोटिवेशन भारत में भी आएगा। इस समय इंग्लैंड ब्रिटेन का शासन है भारत का, चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पूरा देश को, पूरा 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 विश्व को, पूरा वर्ल्ड को या क्रांति ने जो जिस पर भी कब्जा किया हुआ था, उपनिवेश स्थापित किया हुआ था, उस पर भी अब आंदोलन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी देखो यार आ गया ना, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचना शुरू हो चुका था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान है। मैसूर का शासक कौन है? परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा वह मैसूर का शासक कौन है? मैसूर का शासक कौन है? टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन है? टीपू सुल्तान। वह स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी क्या हुआ? प्रभावित हुआ। काफी क्या हुआ? तो बताइए टीपू सुल्तान कौन सी क्रांति से प्रभावित हुआ? और 1789 की क्रांति को ही कौन सा काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का समझ रहा ना, एक नया युग हो जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा का विचार हो। भाईचारा क्या हो? विचार हो। जहां पर संवैधानिक राजतंत्र हो। कैसा हो? संवैधानिक राजतंत्र हो, संविधान के अनुसार चले, संवैधानिक अनुसार। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? किसका अर्थ हुआ? पुनर्जागरण काल। आगे सुनो, आगे देखिए। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन कलम की स्थापना किया तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जा सकता है उसने श्रीरंगपट्टनम में भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगाया था। टीपू सुल्तान कौन हुआ? दूसरी तथा 19वीं शताब्दी में चलने वाली सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीयता चेतना के जागरूक शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ये भी लड़ाई लड़े समाज के लिए भारत के लिए, है ना। स्वयं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में भी काफी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 में नेपल्स की क्रांति का विफलता पे काफी दुखद प्रकट किया एवं 1823 की क्रांति स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन का सफलता पर सब भोज किया। कालांतर में वह भारत में भी 1857 की क्या हो गया? क्रांति में राष्ट्रीयता की तत्व नजर, जहां पर झांसी की रानी यहाँ पर मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे, है ना। आगे देखिए इस प्रकार पूरे यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः पहली बार यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ उपनिवेश भी स्वतंत्र हुआ। अब देखो पहला चैप्टर में राजा, अब ये क्रांति ने 1789 क्रांति, जितना भी क्रांति हुआ पूरे वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ा। और जो भी किसी दूसरे देश पर जो उपनिवेश स्थापित किया, तो उपनिवेश समझ रहा है, उपनिवेश यानी दूसरा देश पर क्या करना? कब्जा करना और अधिक से अधिक क्या करना? प्रॉफिट करना, लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना? लाभ कमाना। तो ये अब उपनिवेश के खिलाफ भी क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? आवाज उठना क्या होने लगा? जैसे भारत पर भी ब्रिटेन के खिलाफ, और पढ़ेंगे धीरे धीरे, अब रूस में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार हमारा है ना चैप्टर क्या हो गया। तो एक बात समझा ना, खाली एक बात समझ गया, ये वाला बात, तो वह पूरा ही चैप्टर समझ गया। ये चैप्टर जो टिका हुआ था, फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रवाद की भावना पर, ये अगर राष्ट्रवाद खाली समझ रहा है, राष्ट्रवाद खाली समझ रहा है, राष्ट्रवाद की विचार जो समझ रहा है, मतलब उसको अच्छा समझ में आ रहा होगा, चैप्टर समझ में आ गया। राष्ट्रवाद अगर समझ में नहीं है ना, अगर राष्ट्रवाद का नट हो ढीला है तुम्हारे में, तो वह राष्ट्रवाद पहला चैप्टर तुम्हारे लिए क्या हो गया? समझ गया ना। अगर राष्ट्रवाद नट और वोल्ट क्या है? खुलल है, तो मतलब कि अभी तुम्हारे लिए चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जो बात किया, कौन सा ऐसा लाइन नहीं था, कौन सा ऐसा टॉपिक था जहां पर राष्ट्रवाद नहीं आ रहा था। पूरा टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में कौन आ रहा है शब्द? वो राष्ट्रवाद। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद। यानी पहला चैप्टर इसी पर टिका हुआ था, किस पर? राष्ट्रवाद, कि कैसे राष्ट्रवाद फैला, कैसे हमारा राष्ट्रवाद जन्म हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रवाद विकसित हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रवाद ग्रोथ हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रवाद वृद्धि हुआ, कैसे राष्ट्रवाद हमारा जन्म हुआ, कैसे हमारा राष्ट्रवाद उत्पत्ति हुआ। समझ गया ना? हाँ, तो इसी पर क्या था? टिका हुआ था। अब पूरा चैप्टर लगता है कि ऑब्जेक्टिव ही बन जाएगा एक बार, है ना? चलिए पहला अगर क्वेश्चन हम पूछे तो बोर्ड पर देखिए, किताब छोड़ दीजिए, बोर्ड पर देखो, बोलना हम बोलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? जो कब किया गया था? 1815 में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका प्रमुख रूप से जो भूमिका निभा रहा था कौन? मेटरनिक। मेटरनिक चाह रहा था पुनः पूरे यूरोप में बुर्बो राजवंश का शासन आए, यानी राजतंत्र आए। कौन सा तंत्र आए? राजतंत्र आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से। जो हुआ मेजनी स्विट्जरलैंड का था। कहाँ का था? लेकिन ये भी चाह रहा था कि हमारा इटली में एकीकरण हो, राष्ट्रवाद की भावना पनपे, और वह हमारा इटली क्या हो? एक हो, वह जिसके कारण ये गुप्त संगठन बनाता। उस गुप्त संगठन का नाम क्या था? कार्बोनारी। और ये अंदर क्या करता था? आंदोलन करता था। क्या करता था? लेकिन वह इटली को एकीकरण करने में मेजनी क्या हुआ? असमर्थ साबित हुआ। लेकिन वह मेजनी के बाद कौन आया? काउंट काबुल के बाद गैरीबाल्डी। इस तीनों ने संपूर्ण इटली को क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। सबसे ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है। कौन क्वेश्चन है? इटली और जर्मनी के एकीकरण। एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग है कि अगर फ्रांस को सर्दी लगता है, तब वह पूरा यूरोप महादेश क्या करेगा? सीखेगा। यानी कहने का अर्थ ऑस्ट्रिया जानता था कि अगर फ्रांस हमारा स्वतंत्र हो गया तो पूरा यूरोप महादेश को, राजतंत्र को, विधि व्यवस्था को हिलाकर क्या कर देगा? रख देगा। जिसका डर था क्या वही हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। और धीरे धीरे पूरे यूरोप महादेश में लहर हो गया फैल। यानी किसका? राष्ट्रवाद का। जानता था। कौन जानता था? ऑस्ट्रिया। इसी कारण जो ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि फ्रांस में दाम नहीं हो, फ्रांस में एकदम नहीं राष्ट्रवाद की भावना फैले, है ना? तो क्वेश्चन पूछता है, तू सब नहीं पूछेगा, हमारे में पूछेगा कि कौन सा देश को सर्दी लगने से पूरा यूरोप महादेश छिकता था? तो बिहार पुलिस के क्वेश्चन है। तो चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद। मेजनी के भेजा दिया, हटा दिया। तब उसके पश्चात हुआ विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल इटली का शासक बना। वह इटली ने काउंट काबुल को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। और ये काउंट काबुल जो था कैसा था? राष्ट्रवादी था। और इटली को क्या करना था? एकीकरण। जिसके कारण वह पहले किससे दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती किया। उसके बाद ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया? धावा बोल दिया। और लास्ट में किस पर करता है? ऑस्ट्रिया पर भी कर देता, फ्रांस पर भी क्या है? कर देता है। इस प्रकार काउंट काबुल इटली को एकीकरण में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। उत्तरी इटली और मध्य इटली को क्या कर देता है? जो तानी मानी बसता है कौन करता है? गैरीबाल्डी। अगर सुनो चलो छठा नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अगला क्वेश्चन, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज का नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहाँ किया था? जर्मनी में। समान नाविक संहिता की स्थापना क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन वो इससे भी कौन खत्म कर दिया? ऑस्ट्रिया। कौन खत्म कर दिया था? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन बताओ, जालेबरी कैसी संस्था थी? व्यापारी थी। कहाँ? जर्मनी के ना? कहाँ का? जर्मनी का ना था। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीयता की भावना क्या करना? विकसित करना। इसका यही उद्देश्य था जालेबरी की। चलो अगला क्वेश्चन, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? कौन से देश के लिए? जर्मनी देश के लिए। कौन से देश के लिए?
वह ये जानता था कि जब तक हम ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित नहीं करेंगे तब तक हमारा जर्मनी देश एक नहीं हो सकता है। इसके लिए वह यह नियम दिया, कौन सा नियम? रक्त और लौ की नीति, यानी कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक हमारा जर्मनी एक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। चलिए अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान में प्रेरणा स्रोत रहा? उस समय यूनान सबसे डेवलप था साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन वह यूनान पर कौन कब्जा किया हुआ था? तुर्की। और जब संग्राम हुआ तो यूनान के तरफ से कौन सा देश शामिल हुआ? और जबकि यूनान के तुर्की की तरफ से ना, अब यूनान की तरफ से कौन कौन देश? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपल की संधि, चलो 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? किसके साथ? तुर्की के ना, ये पढ़ाए थे। किसके साथ है? तुर्की के, यूनान के साथ में हुआ था। हाँ, तुर्की के साथ हुआ। यूनान के साथ में होगा रे। हाँ, तुर्की होगा। चलिए लाइट है। चलिए इस प्रकार हमारा चैप्टर क्या हो जाता? दैन। अब देखो क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न, देखो पहला क्वेश्चन है तो सब बना सकता है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या बताओ? राष्ट्रवाद पर टिका हुआ नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है वो मेजनी कौन था? नहीं बनेगा। नाम अच्छा से लिख सकता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? नहीं लिखेगा। जर्मनी का एकीकरण की क्या बाधाएं थी? चलिए अगला, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? चलो इसका ही मुख्य उद्देश्य था कि जब फ्रांस में, जर्मनी में, फ्रांस में मुख्य रूप से राष्ट्रीयता की भावना का जन्म न हो। यह मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक था। सब लिखेंगे क्या ना? 1850 से 1848 के काल को क्या कहा गया? मेटरनिक का। अब देखो यार इधर आ जाओ, फिर देखो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या था? नहीं लिखेगा। क्या क्रांति कारण था? आगे देखो दूसरा नंबर, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? नहीं लिखेगा। नहीं, कारण ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव के कारण ने पूरे जर्मनी को एकीकरण किया। ये नहीं कब्जा करता तो एक होता, लड़ाई होता नहीं होता। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? जानवे करते हैं। हड़प नीति के माध्यम से ना। अगला क्वेश्चन चौथा, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी कार्यों की नहीं लिखेंगे। गैरीबाल्डी का योगदान। आगे देखिए पांचवा नंबर, विलियम प्रथम को बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम जानवे कर रहा कि विलियम प्रथम ही उसको क्या बनाया? जलाइए, समझ रहा ना कि विलियम प्रथम ही हुआ। विलियम प्रथम समझ रहा ना कि वो बिस्मार्क को क्या बनाया था? चांसलर। तो नहीं कह सकते अगर विलियम प्रथम, क्योंकि वो इसका जो भाई था फ्रीडरिक विलियम चतुर्थ, वो किसको बढ़ावा था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा का विरोध था, वह राजतंत्र को। लेकिन वो इसके मृत्यु के पास विलियम प्रथम बना और इसको बिस्मार्क को क्या बनाया? चलिए पढ़ा रहे हैं काले से। इधर देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी कौन का गैरीबाल्डी के उदाहरण क्या करे बताएंगे। फिर अगला सब देखो, दूसरा नंबर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? कौन कौन कारण एवं प्रभाव की क्या करना? चर्चा करना है। चौथा नंबर, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में लिखे। क्रांति के बारे में। पांचवा नंबर, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन पर संक्षिप्त क्या करे? विवरण दे। बस खत्म हो गया पहला चैप्टर। टाइम कितना हुआ? चलिए पहला चैप्टर क्या हो गया बुआ? द इंड। पहला चैप्टर क्या हो गया? द इंड। समझ गया ना वो? अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद।
समाजवाद एवं साम्यवाद। अच्छा, जो क्वेश्चन आंसर की बात हो ना, क्वेश्चन आंसर की बात हो तो बुआ हम एक्स्ट्रा क्लास ऐसे नहीं लिखाएंगे, पढ़ाने के दरमियान नहीं लिखाएंगे। जब भी स्कूल में छुट्टी रहेगा तब क्या होगा, क्वेश्चन आंसर। एक मानिए सिर्फ सोशल साइंस में, सिर्फ सोशल साइंस में, SOCIL सोशल साइंस, पूरा लिखा देंगे। सोशल साइंस हमारा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो सोशल साइंस के बारे में समझिए कि क्वेश्चन आंसर कब होगा, जब जब स्कूल बंद रहेगा। जब क्या रहेगा, छुट्टी दम रहेगा, अस्थाई रहेगा। स्कूल बुआ में बंद रहेगा, क्या रहेगा, बंद रहेगा उस दिन बुआ कोई भी। अच्छा, सोशल साइंस ही नहीं बल्कि सोशल साइंस के साथ साथ संस्कृत भी ऐसा ही चलेगा, संस्कृत भी और हिंदी भी। बस तीन ही चीज, लेकिन साइंस तो पढ़े ले जाएंगे, लिखे ले जाएंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है, वो टॉपिक समझाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, लिखाएंगे। साइंस तुरंत समझिए, तुरंत क्या कीजिए, लिखिए। लेकिन वही इस संडे लगे कि छुट्टी है, पर्व त्योहार है, लगे कि संडे है, उस दिन क्या करेंगे, लिखाएंगे। और इसका क्वेश्चन आंसर कब होगा, अब अगला संडे के। समझ गए ना, अब कौन संडे के, अब बीच में स्कूल में छुट्टी है। अगला संडे क्या तो पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में टाइम बचेगा ना। मानिए सुबह इंग्लिश पढ़ेंगे, शाम को, बीच में कहाँ है, बीच में क्वेश्चन आंसर होगा। समझ गए ना? चलिए पहला चैप्टर बउआ दैंड हो गया अच्छी तरह से। चलो अब लाइए तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछते हैं। ला ऑब्जेक्टिव वाला। चलिए टारगेट में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं खोलना है, हम पूछेंगे तो आप बंद करो सब। कौन लो, चलिए बंद कर दीजिए।